टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द गायनेकोलॉजी। तो ये देखें जी, गायनेकोलॉजी की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। इट्स अ सब्जेक्ट व्हिच इज रिलेटेड टू ऑल द हेल्थ इश्यूज ऑफ द वुमन एंड ऑब्स्टेटिक्स इज द सब्जेक्ट रिलेटेड टू डिस्कस द प्रीकंसेप्शन। बेसिकली इसमें हम पैथोलॉजीज ऑफ वुमन को डिस्कस करते हैं गायनेकोलॉजी में। जबकि ये जो ऑब्स्टेटिक्स है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं फैमिलीज के साथ फॉर द प्रीकंसेप्शंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, टेस्ट ड्यूरिंग द डिलीवरी। बेसिकली यहाँ पे हम पैथोलॉजी को डिस्कस करते हैं और ऑब्स्टेटिक्स में हम ना सिर्फ पैथोलॉजी को बल्कि हम इसमें ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि कंसेप्शन आप कैसे कर सकते हैं, कंसल्ट करते हैं कि कौन से सीओपीएस हैं, कौन से नहीं है, और आफ्टर द डिलीवरी जो आप टेस्ट वगैरह करते हैं वुमन के, वो इस चीज़ ऑब्स्टेटिक के अंदर आते हैं। तो टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्स्ट मेंसेस जो होते हैं उसको मेनार्की कहते हैं। डेफिनेशन ये है जी, रेगुलर नेचुरल चेंजेस दैट अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ओवरी, यूट्रस व्हिच मेक द प्रेगनेंसी पॉसिबल। और ये डेफिनेशन है, इसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे कि साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द फॉल एंड राइज ऑफ द डिफरेंट हार्मोन लाइक एफएसएच। पहले इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन आता है, प्रीडोमिनेंट जो फोलिकुलर फेज के अंदर होता है वो एस्ट्रोजन होता है। फिर उसके बाद जो आपका ल्यूटिनाइजिंग फेज में या ओव्यूलेटरी फेज में जो होता है वो आपका एलएच हार्मोन होता है। जबकि प्रीडोमिनेंट हार्मोन आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में होता है या ल्यूटियल फेज में होता है, उसको हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द हार्मोन गेम्स एंड साइकिल जो है ये एवरेजली हम अगर देखा जाए तो 28 डेज का होता है, और अमूमी तौर पर हम क्लिनिकल देखें तो 20 से 35 डेज तक हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। देयर आर द थ्री फेजेस ऑफ द फोलिकुलर फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नंबर 1 इज द फोलिकुलर फेज, सेकंड वन इज द ओव्यूलेटरी फेज एंड द थर्ड वन इज द ल्यूटियल फेज। फोलिकुलर फेज को प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, जो कि 13 डेज का होता है। ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो अमूमन तौर पे 14 डे पे होता है अगर आपका टोटल 28 डेज का साइकिल है तो। जबकि ल्यूटियल फेज जो है ये आपका 15 से 20 डेज का होता है। यहाँ पे जो कंसीडर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ल्यूटियल फेज हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है 14 डेज का, और वेरिएबिलिटी आ सकती है आपके फोलिकुलर फेज में। ये लिखा हुआ है, फोलिकुलर फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरिएबल बट द ल्यूटियल फेज इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। यहाँ पे हम इसी एग्जांपल से समझते हैं, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी वुमन का 32 डेज का और हमसे क्वेश्चन किया जाता है इसका ओव्यूलेटरी फेज क्या होगा, तो जाहिर सी बात है हम 32 में से इस कांस्टेंट नंबर को 14 को माइनस कर देंगे तो हमारा ओव्यूलेटरी फेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 32 है माइनस 14, इट्स 18 डे, दिस इज 18 डेज व्हिच इज द ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेटरी डे ऑफ वुमन। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट इज द फोलिकुलर फेज। सो फर्स्ट इज द फोलिकुलर फेज जो हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं इसको, और दिस इज द फेज इज यूजुअली लास्ट फॉर द 13 डेज बट इट कैन बी वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट साइकिल। और ये जो डायग्राम बनी हुई है ये बेसिकली है हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल गोनाडल एक्सिस की। ये हाइपोथैलेमस है और इसके साथ ये नीचे जो है टू स्ट्रक्चर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम हाइपोफिजियल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बेसिकली गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, और ये आता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, जो कि यहाँ पे दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, एफएसएच और एलएच हार्मोन। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर ये जो छोटा सा है इसको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल आगे इसकी एंडोथेलियल थोड़ी सी आगे ग्रोथ होती है, थोड़ा सा डेवलप होता है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है विदाउट एनी हार्मोन, इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनने के लिए आपको एफएसएच की फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत होती है। ऑलवेज सेकेंडरी फॉलिकल जो बनता है मैच्योर फॉलिकल बनता है विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट्स मोर मैच्योर देन द प्राइमरी फॉलिकुलर। और इससे आगे जो ये फॉलिकुलर आपको थोड़ा और मैच्योर हो जाता है और ग्राफिन फॉलिकुलर बन जाता है। और ये सेल्स हैं, मे बी एपिथेलियल सेल्स हैं, और इनके दरमियान ये जो स्ट्रक्चर है रेड वाला ये ओवम कहलाता है, ठीक है। तो ये है आपका ग्राफिन फॉलिकुलर फॉलिकल, जिसको हम आगे इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ग्राफिन फॉलिकुलर है द आउटर लेयर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकुलर इज कॉल्ड द थीका सेल्स, व्हाइल द इनर वन द वन दैट इज ब्लू इज आल्सो कॉल्ड द ग्रैनुलोसा सेल। एंड जो ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका ओवम मौजूद है इसको हम कोलम्बस ऑफ ओफर्स बोलते हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ बोथ ग्रैनुलोसा एंड थीका सेल्स। और यहाँ पे जो लाइन है ये लिखी हुई है, मोर मैच्योर फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकुलर इज द ग्राफियन फॉलिकल। तो थीका सेल्स के अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं, जिसको थीका सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगते हैं मेनली वो एलएच रिसेप्टर्स लगते हैं, एलएच हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं, और ग्रेनुलोसा के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके एफएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं इस जगह पे। जी पहले एमसीक्यूज देख लें जी। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन द पल्सेस, ये हमेशा पल्सेस के अंदर रिलीज होता है, क्योंकि ये पल्सेस का बेसिकली मतलब ये है कि कभी इंक्रीज होता है और कभी डिक्रीज होता है, क्योंकि हमें एफएसएच और एलएच हमेशा एक मकदार में नहीं चाहिए होते, ये कभी हमें एफएसएच कम चाहिए होते हैं, कभी ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसलिए हमेशा पल्सेस में रिलीज होता है। तो ये थीका सेल्स हैं जो कि आउटर लेयर है ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स की, और यहाँ पे एलएच रिसेप्टर लगते हैं। एलएच हार्मोन जब आके एलएच रिसेप्टर पे लगता है तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम एंडोस्टेनोडायोन बोलते हैं, और जबकि एफएसएच जो हार्मोन है वो एफएसएच रिसेप्टर पे लगता है, जो कि ग्रैनुलोसा सेल्स और इनर लेयर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल में होता है, ये रिलीज करता है एरोमेटेज। और यही एरोमेटेज जो होता है ये आपके एंडोस्टेरोन के साथ मिलके इसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करवा देता है, एंड इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 12 स्टोरी ऑफ 12 और 3 to 13 डेज की ये स्टोरी है। एस्ट्रोजन जो होता है अगर हम एरोमेटेज को इनहिबिट करते हैं यहाँ पे तो एस्ट्रोजन की मकदार कम हो सकती है, लेकिन फिजियोलॉजिकल ऐसा नहीं होता है। एरोमेटेज इसको एस्ट्रोजन को इंक्रीज ही करता है, और एस्ट्रोजन फिर आगे एक चीज़ को इनहिबिट करता है और एक चीज़ को प्रमोट करता है। इनहिबिट जिसको करता है वो एफएसएच है, और एफएसएच को अगर ये इनहिबिट करेगा तो एरोमेटेज नहीं बनेगा, और एरोमेटेज दोबारा एस्ट्रोजन को नहीं बनाएगा, तो इन सेल्फ इनडायरेक्टली खुद को भी इनहिबिट करता है और एफएसएच को भी इनहिबिट करता है, जबकि एक तरह से एलएच हार्मोन को ये ज़्यादा करवा देता है। एलएच हार्मोन एफएसएच का लेवल कम होता है और एलएच का ज़्यादा होता है। एलएच बिकम अ सर्ज एंड इट कॉज रप्चर ऑफ द granulosa that is the inner layer, and release the ovum from the follicle, and this is called the ovulation. So there's MCQs, very important MCQs. One have predominant hormone of the follicular phase is estrogen, predominant hormone of the ovulation is the luteinizing hormone. Yeah जी, corpus luteum, the graphene follicles after the ovulation,
कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल को ही बोलते हैं ओव्यूलेशन के बाद में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर टिपिकल एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड द ग्रेनुलोसा एंड विच इज द ल्यूटिनाइज्ड रप्चर्ड है एंड इट विल रिलीज द एंजाइम विच इज कॉल्ड द P450 set SCC which will convert the cholesterol that is present in the other part of the body into the pregnenolone and then the pregnenolone will be converted into the progesterone, and in this luteal phase the progesterone hormone will be raised and will call the predominant hormone in the luteal phase is the progesterone. So it is the function of the progesterone, and it makes a cervical mucosa thin that will facilitate the movement of the sperm, and next one is it make the endometrium prepare by maintaining their thickness and nourishment and make it vascular, and pregnancy, it is also called the pregnancy maintaining hormone. It will degenerate form of the degenerate form of the corpus luteum हम corpus albicans भी बोलते हैं, ठीक है. This is the structure of the uterus. It consists of the three main parts. It's the body, fundus, and its fallopian tube. This is called the fembri, and this is the fundus. And the fallopian tube parts जो fembri के साथ है, infundibulum हो गए. Infundibulum के आगे ampulla है जहाँ पे it is normally site where the fertilization occur, and इसके साथ जो है ये आपकी है isthmus, which is the very narrowest part of the fallopian tube, and the fourth part is called the uterine end. सो नेक्स्ट ये यूट्रस है. यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं. आउटर को हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडिल को मायोमेट्रियम बोलते हैं, स्मॉल मसल से बनती है, और जो इनर होती है एंडोमेट्रियम बोलते हैं. इसके फर्दर 2 लेयर्स होती हैं. जो ल्यूमन वाली साइड पे होती है उसको हम फंक्शनल लेयर बोलते हैं, जो कि, और जो आपकी मायोमेट्रियम वाली साइड पे होती है उसको हम बेसल लेयर बोलते हैं. बेसल लेयर जो होती है वहाँ से ये आर्टरीज जाती हैं जो स्पाइरल आर्टरीज होती हैं आपकी फंक्शनल लेयर को नरिश करने के लिए. सो ये लिखा हुआ है बेसल लेयर्स गिव द ब्लड सप्लाई एंड नरिशमेंट टू द फंक्शनल लेयर थ्रू द स्पाइरल आर्टरीज, ठीक है. और इफ द wound don't fertilize within the 24 to 48 hours functional layer will be shed and it cause the bleeding. तो ये शेड हो जाएगी, और जो ये स्पाइरल आर्टरीज हैं उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से आपको ब्लीडिंग होती है, जो हम मेंसेस बोलते हैं जिसको. So what are the dates for the safe sex and the unsafe days? So this is the graph. Here you can see that from 1 to 12 days, these are the follicular phase. On the very first day, the bleeding occur, and about 6 to 7 days, the bleeding will be stopped. And we know that if sex happen between 8 to 9 days, it will be safe and no pregnancy will happen because ovum जो है वो आपका 14 पे डेवलप होगा, ठीक है. और अगर 14 पे ओवम डेवलप है और स्पर्म की एज है 4 to 5 days, तो 8 से लेके 12 तक ही, 12-13 मैक्सिमम 4 दिन का अगर हम एज्यूम करें तो 12 तारीख तक जो है ना आपका 12 days स्पर्म विल बी डाई एंड देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी फॉर द फर्टिलाइजेशन. और जबकि 10 days भी अगर हो सेक्स तो स्पर्म 4 days अगर लीव रहता है तो देयर इज अ लीस्ट चांसेस फॉर द फर्टिलाइजेशन. एंड if the fertilization occur, sex will be occur at the 11 to 12 days, there are the more chances for the fertilization, and these days are called the unsafe days. So here's a final note: a male can produce a sperm throughout his life, but the female can release ovum up to the menopause 51 years.